नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी अजित पवार की पार्टी, 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। देश की अदालतों में सिर्फ चेक बाउंस के 43 लाख मामले पेंडिंग, सबसे टॉप पर है राजस्थान। कोविड के बाद भी पीएम केयर्स फंड में लोगों ने दिए जमकर दान, एक साल में जमा हुए 912 करोड़। जज साहब पत्नी को बेटे के साथ सिंगापुर जाने से रोक दीजिए, पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। दिल्ली के एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच के दिए आदेश, आपने कहा बीजेपी रोकना चाहती है योजना। ये होती है शख्सियत, दोस्त मनमोहन की निधन की खबर सुन दौड़े दौड़े दिल्ली आ गए भूटान के राजा। अब समाचार विस्तार से। अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी ने 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में पार्टी ने 11 सीटों पर अपने अलग से उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद पहले चरण में 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। एनसीपी ने बुराड़ी, बादली, मंगोलपुरी, चांदनी चौक, बल्लीमारन, छतरपुर, संगम विहार, ओखला, लक्ष्मीनगर, सीमापुरी और गोकुलपुरी से प्रत्याशी की घोषणा की है। पिछले दिनों एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि गठबंधन के लिए एनडीए से भी चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उससे जाहिर हो गया कि वह बीजेपी के साथ मिलकर यह चुनाव नहीं लड़ रही है। पूरी दुनिया में भारत की न्याय व्यवस्था बहुत बड़ी और बहुत ही जटिल मानी जाती है। कोर्ट में पेंडिंग केस एक तरह की चुनौतियां पेश करते हैं। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि देश भर की विभिन्न अदालतों में 18 दिसंबर तक चेक बाउंस के 43 लाख से अधिक मामले लंबित है। राजस्थान इस मामले में शीर्ष पर है, जहां 6.4 लाख से अधिक मामले लंबित है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ट्रैफिक चालान और चेक बाउंस के मामले मिलाकर अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या बनाते हैं। हालांकि सरकार ने ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुविधा शुरू की गई है। दरअसल चेक बाउंस के मामले सामान्य अदालतों में निपटाए जाते हैं, क्योंकि ये आपराधिक प्रकृति के होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में 20 दिसंबर को संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि चेक बाउंस के मामलों में देरी के कई कारण हैं। इनमें बार बार स्थगन, मामलों की निगरानी और सुनवाई के लिए समुचित व्यवस्था की कमी और विभिन्न मामलों के निपटाने के लिए समय सीमा का अभाव शामिल है। यह समस्याएं मामलों के निपटारे में बड़ी बाधा बनती है। हैदराबाद के माधोपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई। बोराबंडा के रहने वाले अकनाश कल देर रात अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बोराबांदा से माधापुर जा रहे थे। तभी रास्ते में पर्वत नगर चौराहे के पास उनकी बुलेट गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल ले जाने के बाद भी अपनी चोट से उबर नहीं सका। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तेलंगाना राज्य के वरंगल और महबूबाबाद जिलों में बाघ की मौजूदगी की खबरों से स्थानीय लोगों में डर की लहर पैदा हो गई है, जिसके कारण अधिकारियों ने इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वरंगल जिले के नरसिमपेट, यफारो, रविकरण के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को नालावेली मंडल के कोंडापुरम और रुद्रगुदम गांव के खेतों में बाघ के पैरों के निशान देख रुद्रगोरम गांव के किसान मनकाया ने सुबह अपने मिर्च के खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय बाघ के पैरों के निशान देखे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। पद चिन्हों के आधार पर पता चला कि रुद्रगुड़म की ओर आया बाघ 10 साल का नर था। इसी तरह वन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को घोषणा की कि बाघ मुलुगु जिले के तड़वई जंगल से महबूबाबाद जिले के कतको मंडल के कोनापुरम जंगल में प्रवेश कर गया है। पद चिन्हों के आधार पर कोटागुड़ा यफारो वजाहत ने बताया कि यह नर बाघ है। अधिकारी ने कहा कि बाघ खेतों से कोनापुरम के पास जंगल में चला गया है। अधिकारियों का कहना है कि बाघ के कोनापुरम जंगल से उट्टई रामपुर और किरणगुंडी जंगल की ओर जाने की संभावना है, इसीलिए विभिन्न स्थानों पर सीसी कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बाघ उपयुक्त आवास की तलाश में मैदानी क्षेत्र यानी रुद्रगुड़म के पास आया होगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके 9 साल के बेटे को सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी। दोनों अब सिंगापुर में महिला अपने माता पिता और बेटा अपने नाना नानी से मिल सकेगा। महिला के पूर्व पति ने सिंगापुर नहीं जाने के लिए अदालत से मांग की थी। गुरुवार को जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन ने कहा कि मैं फैमिली कोर्ट एफसी द्वारा दी गई अनुमति के हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, जिसने प्रतिवादी मां और नाबालिग बेटे को कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर सिंगापुर की यात्रा करने का अधिकार दिया है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कपल की शादी को भंग कर दिया था और सहमति की शर्तों का समर्थन किया था। दोनों में से कोई भी अपने बेटे को एक दूसरे को 4 सप्ताह की पूर्व सूचना दिए बिना भारत से बाहर नहीं ले जाएगा। दोनों द्वारा दायर अवमानना कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को कहा कि सहमति की शर्तों को उचित कानूनी मंच द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसीलिए एफसी के आदेश के बाद पिता ने हाईकोर्ट की अवकाश पीठ में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि मां के भागने का खतरा है क्योंकि वह और बेटा सिंगापुर के नागरिक है। पिता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अबाद पोर्ना ने कहा कि यदि उनका बेटा वापस नहीं आता है तो उनके हित खतरे में पड़ जाएंगे। न्यायमूर्ति सुंदरेसन ने कहा कि इसके विपरीत सहमति की शर्तें पक्षों को बांधती है और यह सुनिश्चित करना पिता का कर्तव्य है कि सहमति की शर्तों में परिकल्पित ऐसी यात्रा में कोई बाधा न आए। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष पीएम केयर्स फंड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के बाद भी राहत कोष के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान पीएम केयर्स फंड में 912 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पीएम केयर्स फंड को 2022-23 के दौरान स्वैच्छिक योगदान के रूप में 909.64 करोड़ रुपए और विदेशी योगदान के रूप में 2.57 करोड़ रुपए मिले, जो कि नवीनतम वर्ष है, जिसके लिए ऑडिट किए गए खाते सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। 912 करोड़ रुपए के दान के अलावा फंड को ब्याज आय के रूप में 170.38 करोड़ रुपए भी मिले, जिनमें से 154 करोड़ रुपए नियमित खातों पर ब्याज से और 16.07 करोड़ रुपए विदेशी योगदान खाते से आए। इसे विभिन्न स्रोतों से रिफंड के रूप में लगभग 225 करोड़ रुपए भी मिले, जिसमें केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की खरीद से रिफंड 2002 करोड़ रुपए भी शामिल है।
दिल्ली की महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की जांच अब होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी आप पर आरोप था कि उसने महिलाओं से निजी डेटा एकत्रित किया था जो रजिस्ट्रेशन के दौरान लिया गया था। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया था। हालांकि विभाग ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राप्त डेटा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और अब उपराज्यपाल ने इस मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया है। यह मामला राजनीतिक बहस का कारण बन गया है और विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले लॉन्च की गई इस योजना में अभी तक 22 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने एलजी के जरिए ये जांच के आदेश जारी करा है। बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को कैश ट्रांसफर करने के आरोप भी लग रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। अरविंद केजरीवाल ने एलजी द्वारा महिला सम्मान योजना की जांच करने के आदेश पर बीजेपी को घेरते हुए कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले आपकी संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को बंद करा देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे, फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। बीजेपी दिल्ली चुनाव सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। बीजेपी वाले महिला सम्मान योजना बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो। ये सभी योजनाओं को बंद कर देगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया था। दावा किया गया कि युवक ने ट्रेन के नीचे लेटकर 250 किलोमीटर की यात्रा की। कथित वीडियो 24 दिसंबर की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब रेलवे ने इसको लेकर बयान दिया है। रेल मंत्रालय ने इस वीडियो को भ्रामक करार दिया है। एक बयान में रेल मंत्रालय ने कहा कि वीडियो में जो व्यक्ति व्हील के एक्सेल पर बैठा हुआ दिख रहा है वो मानसिक रूप से अक्षम है और ये दावा कि इसने यहीं पर बैठकर 250 किलोमीटर की यात्रा की है पूरी तरह निराधार है। बयान में कहा गया कि ट्रेन का व्हील सेट लगातार मूव करता है और उस पर कोई भी नहीं बैठ सकता। वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। वायरल वीडियो के साथ ये दावा किया गया था कि ट्रेन के रोलिंग स्टॉक और अंडर कैरेज की नियमित जांच के दौरान कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने कोच के नीचे असामान्य हलचल देखी। करीब से निरीक्षण करने पर पाया गया कि व्यक्ति पहियों के बीच खतरनाक तरीके से पड़ा हुआ था। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत वायरलेस से लोको पायलट को सूचित किया, जिसके बाद ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया। युवक को उसके छिपने के स्थान से बाहर आने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को सौंप दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे करीब 250 किलोमीटर की यात्रा की। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के रामबाण जिले के राजगढ़ इलाके में एक मुस्लिम परिवार के घर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने से सभी लोग हैरान हैं। कई लोग इसे चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि ये चमत्कार तब हुआ जब राजगढ़ के एक दूर दराज के गांव के रहने वाले लियाकत अली के घर परेशानी आने लगी। उन्हें खुद 2 महीने में 5 बार सांप ने काटा। इसके बाद इतनी परेशानियों को देखते हुए लियाकत अली ने एक पीर को वहां बुलाया तो उसी पीर ने कहा कि तुम्हारा घर के अंदर कुछ दबा हुआ है, इसकी खुदाई करो। फिर लियाकत अली ने यहाँ खुदाई की तो कुछ फीट खोदने के बाद उसे माता वैष्णो देवी की एक मूर्ति मिली। उसी के साथ एक शिवलिंग और फिर लॉफिंग बुद्धा भी मिले। लियाकत ने जब स्थानीय लोगों से ये बात की तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। ऐसी बात सामने आने के बाद अब सैकड़ों लोग वहां इस चमत्कार को देखने और दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ फिलहाल पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। प्रशासन से बात करने पर पता चला कि सुरक्षा के लिए यहाँ विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही ये मूर्तियां कितनी पुरानी है इसकी जांच भी की जा रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरी दुनिया ने श्रद्धांजलि दी। आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। हालांकि भूटान ने दिल जीत लिया। अपने दोस्त के लिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शनिवार को निगम बोध घाट पहुंच गए। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुलभी ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक ने निगम बोध घाट पर सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित ताशिचो दंजोंग किले में विशेष कार्यक्रम हुआ था। यहाँ जिस सिंहासन से भूटान की सरकार चलती है, वहीं पर मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाई गई थी और श्रद्धांजलि दी गई थी। इस जगह की महत्ता को आप इस तरह समझ सकते हैं कि 1968 से इस जगह से भूटान की सरकार चलती है। यहीं से भूटान की सरकार के सारे फैसले लिए जाते हैं। राजा का सिंहासन भी यहीं पर है और सारे मंत्रालय यहीं से चलते हैं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से लेकर अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, बांग्लादेश तक के नेताओं ने मनमोहन सिंह को नमन किया। किसी ने उन्हें अपना सच्चा दोस्त, किसी ने भाई बताकर याद किया। पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह को अपने देश का सच्चा बेटा बताते हुए अपनापन दिखाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी अजीत पवार की पार्टी, 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। देश की अदालतों में सिर्फ चेक बाउंस के 43 लाख मामले पेंडिंग, सबसे टॉप पर है राजस्थान। कोविड के बाद भी पीएम केयर्स फंड में लोगों ने दिए जमकर दान। एक साल में जमा हुए 912 करोड़। जज साहब पत्नी को बेटे के साथ सिंगापुर जाने से रोक दीजिए, पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। दिल्ली के एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच के दिए आदेश। आपने कहा बीजेपी रोकना चाहती है योजना। ये होती है शख्सियत। दोस्त मनमोहन की निधन की खबर सुन दौड़े दौड़े दिल्ली आ गए भूटान के राजा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।